मुझे उस वक्त ना स्पीड ब्रेक नज़र आ रहा था, ना ही ख़राब रोड। मेरी पहली कोशिश यही थी कि किसी तरह जल्द से जल्द सिद्रा के पास पहुंच जाऊं। मैंने गाड़ी जैसे ही खादिम हुसैन के घर के सामने रोकी, मुझे खादिम हुसैन गेट से बाहर निकलता नज़र आया। जल्दी आए साहब जी, बीबी जी की तबीयत बहुत ख़राब है। चलो चलो। मैं अंदर दाखिल होते ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो खादिम हुसैन ने मुझे आवाज़ दी, साहब जी बीबी जी नीचे रूम में है। मैं उसकी बात का जवाब दिए बिना रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में दाखिल होते ही मैंने देखा कि सिद्रा को भाभी ने पीछे से सहारा दे के अपनी गोद में लिटाया हुआ है और सिद्रा का सर दबा रही है। अंदर दाखिल होते ही सिद्रा ने नीमो आंखों से मुझे देखा। आप आगे शाह साहब। मेरे आंसू अब सारा कंट्रोल खो के आंखों से बहने लगे। 8 माह किसी जानवर के साथ भी गुजारो तो इंसान को उससे भी मोहब्बत हो जाती है। वो तो जीती जागती गुड़िया जैसी लड़की थी। मेरा जज्बाती होना बनता था। मैं आ गया हूँ सिद्रा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैंने सिद्रा के हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। खून बहने की वजह से सिद्रा के कपड़े काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे थे, लेकिन अब वक्त नहीं था कि कपड़े चेंज करवाए जाते। इसलिए मैंने भाभी को कहा कि उठें, इसे सहारा दे के गाड़ी में ले चलते हैं। भाभी और मैंने कोशिश की सहारा दे के किसी तरह सिद्रा को गाड़ी तक ले जाएं, लेकिन सिद्रा चलने के काबिल नहीं थी। मैंने आवाज़ दी, सिद्रा उठो, हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन सिद्रा ने कोई जवाब ना दिया। मैंने ज़रा ऊंची आवाज़ में पुकारा, चल उठ जा मेरा बच्चा, हॉस्पिटल चले मेडिसिन लेने, लेकिन सिद्रा की तरफ से कोई हरकत ना हुई। मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। मैं बेख्तियार सिद्रा पे झुका और उसको अपनी बाहों में उठा लिया और तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। भाभी अब तकिया और कंबल लेके आए जल्दी। गाड़ी की पिछली सीट पे सिद्रा को लटाया और इसकी लेग भाभी ने गोद में रख ली। मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो खादिम हुसैन ने कहा मैं भी चलता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। नहीं, तुम घर ही रुको, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पे रहना ज़रूरी है। मैंने खुद पूरी उम्र रिश्तों की दूरी देखी हुई थी, इसलिए मुझे एहसास था कि ये अजियत कितनी खतरनाक होती है। सिद्रा के लिए मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा था। वो नाजुक सी लड़की आज बीमार थी और अफसोस कम काम यह था कि उसके पास कोई भी खूनी रिश्ता मौजूद नहीं था। मेरे लब बार बार रब की बारगाह में सिद्रा की सेहत की दुआ मांग रहे। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की एमरजेंसी में सिद्रा और भाभी को छोड़ के मैं एडमिन ब्लॉक चला गया, जहाँ पे मुझे 50,000 कैश जमा करवाने का बोला गया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं तो जल्दी से पैसे लाना भूल गया हूँ। पॉकेट में हाथ डाला तो मुश्किल से 12,000 निकले। मैंने वो काउंटर पे मौजूद लड़के को पकड़ाते हुए कहा, आप लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं, पैसे आधे घंटे तक आ जाते हैं। उसे अपना और पेशेंट का नाम लिखवा के स्लिप ली और वापस इमरजेंसी आ गया। सिद्रा को चेकअप करने के बाद फ़ौरन न्यूरो सर्जिकल वार्ड के ICU में शिफ्ट कर दिया गया। 20 मिनट बाद मुझे डॉक्टर ने अंदर बुलाया और एडमिशन स्लिप मांगी। मैंने फ़ौरन स्लिप निकाल के डॉक्टर को पकड़ा दी। डॉक्टर ने एक तराइना सी नज़र स्लिप पे डाली और मुझसे मुखातिब हुआ, मिस्टर मुस्तफ़ा, आपके पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, हम इनका फ़िलहाल CT स्कैन करवा रहे हैं, उसके बाद ही कुछ आइडिया होगा को क्या हुआ है। प्लीज़ सर जल्दी करें, जो भी करना है। मैंने इल्तिजा की। ओके मिस्टर शाह, आप बाहर वेट करें। मैं ICU से बाहर आ गया। मेरे बाहर आने के कुछ ही देर बाद मुझे नर्सिंग स्टाफ सिद्रा को CT स्कैन रूम की लेके जाता दिखाई दिया। मैं भी तेज तेज कदम उठाता उनके साथ चलने लगा। सिद्रा का चेहरा अब पुरसुकून था, लेकिन ऐसा लगता रहता कि वो रो रही है, उसकी आंखों से पानी बह रहा। नर्सिंग स्टाफ सिद्रा को लेके CT स्कैन रूम में दाखिल हो गया। मैंने जेब से सेल निकाला और टाइम देख सुबह के 5:30 हो रहे थे। मैंने कुछ सोचते हुए मामू का नंबर सर्च किया और कॉल मिला दी। तीसरी रिंग पे मामू ने कॉल पिक कर ली। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम मुस्तफ़ा, खैरियत है, इतनी सुबह कॉल? मामू बस कोई मसला था, एक दोस्त की तबीयत अचानक रात को ख़राब हो गई थी, हम आगा खां हॉस्पिटल में हैं, आप कुछ पैसे लेके आ जाएं, बाकी तफसील बाद में बताऊंगा। मैंने यही मुनासिब समझा कि मामू को सिद्रा के बारे में सब मिल के बताऊँगा। मैं बस 30 मिनट में आया, अल्लाह रहम करेगा, तू परेशान ना हो। कितने पैसे लाऊं मुस्तफ़ा? मामू 50,000 ले आए। ओके मैं आया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मामू। जब तक मामू हॉस्पिटल आए, डॉक्टर ने सिद्रा का CT स्कैन करके उसे वापस ICU में शिफ्ट कर दिया। सलाम दुआ के बाद मामू ने पैसे मुझे देते हुए फिक्रमंदी से पूछा, कौन सा तुम्हारा दोस्त है मुस्तफ़ा, और ये तुम्हारी कमीज़ पे इतना खून क्यों लगा हुआ है? सब ठीक तो है ना, कोई परेशानी की बात तो नहीं? मामू मैं पैसे जमा करवा के आया, फिर बताता हूँ। मैं पैसे जमा करवा के आया। मामू ICU के बाहर रखी चेयर पे बैठे मोमानी को कॉल कर रहे थे। मेरे पास जाने पे मैंने इन्हें इतना कहते सुना कि मुस्तफ़ा की किसी दोस्त की तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल एडमिट है। इधर आया हूँ। मामू ने मुझे देखते ही कहा, मुस्तफ़ा आ गया, पूछ के फिर बताता हूँ। हाँ मुस्तफ़ा, कौन सा दोस्त है बताओ मुझे, और ये खून क्यों लगा है कमीज़ पे इतना? मैंने मामू को सिद्रा से होने वाली पहली मुलाकात से लेके अब तक होने वाली हर बात बता दी। मामू मेरी बात खामोशी और पूरी तवज्जो से सुनते रहे और काफ़ी बार नज़रें उठा के मेरे चेहरे को गौर से देखा। मैं अपनी बात पूरी करके खामोश हो गया। कुछ देर यूं ही खामोशी रही, फिर मामू बोले, शाह साहब अब आप बड़े हो गए हैं, अपने फैसले खुद करने लगे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अफसोस हुआ कि तुमने मामू को बताना भी मुनासिब नहीं समझा। भले तुम अपनी मर्जी कर लेते, मैं तुम्हारा साथ भी देता, लेकिन
मुझे पता तो होता मामू की आवाज़ में गुस्सा और दुख शामिल था। मामू ऐसी बात नहीं, सिद्रा जिस कंडीशन में उस वक्त थी उसके लिए ज़रूरी था कि वो अकेले रहे, कोई रोक टोक, कोई कुछ कहने वाला ना हो। दूसरी बात अगर आपसे बात करके मैं आपको मना भी ले तो आप कभी भी एक गार्ड के घर में मुझे सिद्रा को छोड़ने ना देते। आप अपने घर रखते और यही मैं नहीं चाहता था कि आप सिद्रा को अपने घर रखें। तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते थे? क्या हम लोग पे भरोसा नहीं तुमको? मामू ने खफा होते हुए कहा। आप पे भरोसा है मामू, आप भले सख्त हैं लेकिन असूल के पक्के हैं। तो फिर क्या वजह थी? मामू ने अब सख्त। असल वजह यह थी कि फैज़ान जवान है, वो ज़्यादातर घर में ही होता है। भाई कामरान भी भले शादीशुदा है लेकिन है तो मर्द ही, इसलिए मैं ये सब रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिर मुमानी की सोच के मुताबिक चलना हर किसी के बस की बात नहीं। कल को अगर कोई ऊंच नीच हो जाती, भले गलती लड़कों की भी होती, लेकिन फिर भी मुमानी का सारा ब्लंड सिद्रा पे होता। वो सिद्रा को ही बुरा भला कहती। वो है ही ऐसी। मेरे बेटे तो मासूम है। मामू, ये इंसानी फितरत है, जो कमज़ोर और लावारिस होता है सब उसे ही दबाने की कोशिश करते हैं। और अगर सिद्रा के साथ आपके घर में ऐसा कुछ होता तो आपका मेरा ताल्लुक ख़राब हो जाता। मैंने अपनी बात मुकम्मल करके मामू की तरफ देखा, जो किसी गहरी सोच में खोए हुए थे। मुझसे ज़रूरी नहीं ये सब कुछ होता, और अगर ऐसा होता भी तो तुम्हारा मेरा ताल्लुक क्यों ख़राब होता? मामू ने संजीदगी से पूछा। आपका मेरा ताल्लुक इसलिए ख़राब होता कि फैज़ान आपका बेटा, उसकी हरकतों का आपको भी अच्छे से पता है। मुमानी के लाड ने उसे और सर चढ़ा रखा है। ज़ाहिर सी बात है, अगर सिद्रा आपके घर में रुकती तो आपको किसी न किसी तरह उसके माजी का पता चल जाता, और फैज़ान सिद्रा को बेसहारा समझ के लाजमी उस पर हाथ साफ करने की कोशिश करता। और मुझे पूरा यकीन था कि सिद्रा सख्त दार अमल देती, क्योंकि वो इस चीज़ से निकलना चाहती थी। और फैज़ान की ऐसी हरकत मुझे बताती। बात बढ़ जाती तो बीच में मुमानी भी आती। मुमानी फैज़ान की फेवर करती क्योंकि वो बेटा था उनका, और मजबूरन मुमानी की वजह से आपको भी फैज़ान की फेवर करनी पड़ती। और आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी सगी माँ थी, वो भी जब इंसाफ से हट के बात करती थी तो मैं उनकी भी भरपूर मुखालफत करता था। इसलिए आपका मेरा ताल्लुक आपके बेटे और आपकी वाइफ की वजह से ख़राब हो जाता, क्योंकि मैं सिद्रा के लिए हर सूरत स्टैंड लेता, उसे कभी तनहा ना छोड़ता। बस इसी वजह से ये सब छुपाना पड़ा और सिद्रा को अलग रखना पड़ा। शाह यार, तुझे मेरा बेटा होना चाहिए था। मुझे फ़ख्र है तुझ पे, और मैं तेरे फैसले से एग्री हूँ और सिद्रा को अपनी बेटी मान के जो हो सका उसके लिए करूँगा। मामू ने नीम आंखों और मोहब्बत से हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, जिसे मैंने मोहब्बत से थाम लिया। मामू, 1 मिनट, बॉस की कॉल आ रही है। मैंने बॉस को सारी तफसील बताई और रिक्वेस्ट की कि जब तक सिद्रा ठीक नहीं हो जाती मैं ऑफिस नहीं आ सकूँगा। बॉस ने मुझे अपने तामुन की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई और मरीज़ का नाम और वार्ड पूछ के कॉल बंद कर दी। अब मामू बहुत खुश थे और मुझसे बहुत मोहब्बत से बात कर रहे थे। अचानक मामू ने पूछा, शाह साहब, इस बात का मुनीबा को पता है? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, नर्स ने आवाज़ दी, आप में से मुस्तफ़ा कौन है? जी मैं हूँ, मैंने उठते हुए जवाब दिया। डॉक्टर के रूम में दाखिल हुआ तो वो सिद्रा की सीटी स्कैन देख रहे थे। मिस्टर शाह, सीटी स्कैन की रिपोर्ट मैंने चेक कर ली है। आपको पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज। डॉक्टर ने ये कहते हुए नजरें झुका ले। डॉक्टर के ये अल्फाज मुझ पर किसी न्यूक्लियर बम की तरह गिरे। दिल दिमाग सुन्न हो गया, बोलने की सलाहियत खत्म हो गई। मैं खाली नज़रों से डॉक्टर को देखने लगा। मिस्टर शाह, आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? हम मज़ीद कन्फर्म करने के लिए आज ही आपके पेशेंट का MRI भी कर रहे हैं। डॉक्टर ने दोबारा सवाल किया। ऐसा नहीं हो सकता सर, प्लीज़ कुछ करें। उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, भले उसे ज़िंदगी ने बहुत दुख दिए हैं। उससे भी कुछ दिन पहले ही सुख की तरफ उसने कदम बढ़ाए हैं। प्लीज़ सर, आप पैसों की परवाह मत करें, हमसे जो बन सका हम करेंगे। प्लीज़। मैं अब बच्चों की तरह डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ रहा था। मिस्टर शाह, आपने बहुत देर कर दी। आपका मरीज़ सख्त जहनी तकलीफ में रहा है। लगता है आपके मरीज़ ने डिप्रेशन और स्ट्रेस से बचने के लिए बहुत हैवी मेडिसिन यूज़ की है, जिनकी वजह से ब्रेन ट्यूमर जैसी मेलक बीमारी ने जन्म लिया। अब इनकी ब्रेन वाइन्स में ब्लड कोल्डिंग स्टार्ट हो गई है। उनके दिमाग ने ज़रूरत से ज़्यादा ख्यालात पैदा कर दिए थे और मुर्दा ख्यालात रिमूव नहीं हो सके थे। अगर आप 6-7 माह पहले आ जाते तो हम कुछ कर सकते थे। ये भी मुझे एक मेरिकल लग रहा